Hello and welcome. Today we are going to discuss about the recent जो टॉपिक्स अभी जेकेएस एग्जाम होने वाला है जेकेएस मींस तो उसमें हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले एक साल से पिछले लास्ट ईयर जून एंड जुलाई से लेके अब तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो न्यूज़ में थे तो उनको हमने यहाँ पे जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आर वेरी मच जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन उनसे आ जाए तो वही टॉपिक्स को हमने आज डिस्कस करना है एज डिस्कस्ड विद ऑल यू गाइज एज इन्फॉर्म्ड ऑल्सो कि हम ये सब करने वाले हैं। सिमिलरली सबसे पहले हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के कुछ मेन थीम्स हम करने की कोशिश करेंगे एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस के करेंगे एंड लास्टली वी विल डू ऑन एथिक्स एज वेल। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दिस इज द पार्ट ऑफ पेपर 2 जीएस पेपर 2। उसके बाद जीएस पेपर 3 में भी हम कुछ थीम्स करेंगे एंड फाइनली पेपर 4 फर्स्ट पेपर में भी जीएस 1 में भी हम ज्योग्राफी का करेंगे, ज्योग्राफी में भी सोसाइटी एज वेल। ठीक है, तो लास्ट मिनट रश को अवॉइड करने के लिए सो वी ट्राई टू सब स्टूडेंट्स जो भी मेंस लिख रहे हैं उनको आइडिया हो कि किन किन थीम्स पे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जो मोटी थीम्स हैं जो बड़े न्यूज़ में रही जो बड़ी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है या हम किस तरह से उनमें आंसर लिख लेंगे। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है before we start let me make you guys now give you some information, give some tips about how to actually approach the paper itself and approach the current affairs now since there are बहुत कम दिन बचे हुए हैं एग्जाम को। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली पेपर 1 को छोड़ते हैं। पेपर 1 में सोसाइटी वाला पार्ट, सिंस कल्चर एंड हिस्ट्री वाला पार्ट इन पेपर 1 इज़ वेरी मच स्टैंडर्ड और वहाँ से मेजर थीम्स पे क्वेश्चन हमेशा से आते हैं। ठीक है, नाउ इन पेपर 1 में ज्योग्राफी वाला भी है, उसमें भी मेजर थीम से ही क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली मानसून पे क्वेश्चन बनते हैं, हिमालयन इकोसिस्टम पे क्वेश्चन बनते हैं, अभी ओशिन जो ओशिन क्लियर जो ओशिनोग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं जैसे सैलिनिटी एंड ऑल अबाउट द ओशिन्स, क्योंकि पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन इसमें करंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। तो उसमें कुछ बेसिक थीम्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट बचा हुआ है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में इट्स मोस्टली एक बहुत ब्रॉड बेस्ड सब्जेक्ट है, वहाँ पे थीम्स को फोकस करना कि इंपॉर्टेंट थीम ये है एंड दिस थिंग इज उसको बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ भी थीम्स हैं हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे कि कौन कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो बट हियर in paper 2 polity and governance and then international relations are the major parts of this paper। तो इनको हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने इसमें से कुछ 23 टॉपिक्स लिए हुए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि पेपर 2 एंड पेपर 3 आर एंटायरली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स इन जेकेएस में। तो वहाँ पे कुछ जो रिकरेंट थीम्स है या जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन जहाँ से आते थे या उस यूपीएससी में भी जहाँ से आते हैं वहाँ से कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है जेकेपीएससी में। नॉर्मली व्हाट दे डू इज कि वो एंटायर पेपर करंट अफेयर से बनाते हैं, पेपर 2 एंड पेपर 3, और उस पेपर में भी वेटेज का कुछ ऐसा सेट मेथड नहीं है कि गवर्नेंस से इतने क्वेश्चन आने हैं, पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आने हैं, आईआर से इतने क्वेश्चन आने हैं। कभी कभार इट कैन बी एनीथिंग कि पूरा पेपर पॉलिटी गवर्नेंस से आएगा, एक आध क्वेश्चन आईआर से आएगा, या तो आधे से ज्यादा पेपर आईआर से आएगा या कुछ क्वेश्चन पॉलिटी गवर्नेंस से आएंगे। तो इट कैन बी एनीथिंग, देयर इज नॉट अ सेट सर्टेन स्टैंडर्ड। ऑलराइट, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट टू द पॉइंट जहां पे आपको दिक्कत ना आ जाए। तो जिन्होंने करंट अफेयर्स थोड़ा मिस किया हुआ है, जिनके पास जिन्होंने रिवीजन में दिक्कत आ रही है, उनके लिए दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम करते क्या है नॉर्मली पेपर 2 और पेपर 3 में वी डिवाइड द पेपर इनटू डिफरेंट सेक्शंस। जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मैंने अगर 30 टॉपिक किए हैं, 40 टॉपिक किए हैं, 100 टॉपिक किए हैं तैयार, तो उन 100 टॉपिक्स को मैं अच्छे से करता हूँ। आईआर में अगर मैंने 50 टॉपिक किए हैं तो 50 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो दैट वे हम इस पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे लिए रिवीजन करना आसान होता है और अप्रोच करना भी बड़ा आसान हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। ये पेपर 2 और पेपर 3 में काम आता है। पेपर 1 में ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी ही काम आती है, जहाँ पे हम बेसिक थीम्स को हिस्ट्री वाले, कल्चर वाले, ज्योग्राफी वाले उनको वहीं से रिवाइज करते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, जो हमारे पास जो नोट्स होते हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो वहाँ पे एक ही सेक्शन बचता है, दैट इज सोसाइटी वाला सेक्शन। और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं या ना के बराबर ही, तो उनको छोड़ ही देते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे सोसाइटी बचता है
और सोसाइटी में से 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो उन 3-4 क्वेश्चंस के लिए 20, 30, 40 थीम्स होने हमारे पास बहुत ज़रूरी है, यहाँ से हमको लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड, कैसे हम मेंस को अप्रोच करते हैं। ठीक, एंड देन कम्स द पेपर 4। पेपर 4 इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आप एथिक्स को किस तरह से समझते हैं, पेपर को ऐसा अप्रोच कैसे करते हैं, आपने बेसिक आइडियाज ऑफ एथिक्स, टर्मिनोलॉजीज, इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, वो सब चीज़ें आपको पता है। उसके बाद गवर्नेंस में कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं। इस फ्लो के साथ अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हैं, देन कम्स द फिलोसफी वाला, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, देन कम्स द केस स्टडीज वाला पार्ट। अगर आप इसको फ्लो के हिसाब से पढ़ते हैं तो यू विल डू बेटर इन एथिक्स। अगर आप इसको कंपार्टमेंट्स में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इंटेग्रिटी, मोरालिटी और EI या ये सारी चीज़ें पढ़ के एंड विद एग्जांपल्स मेरा एथिक्स हो गया, नो, एथिक्स इज मच मोर टू इट। कि पेपर में मार्क्स लाने के लिए यू विल हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, आउट ऑफ नो वेयर यू विल गेट सम कोट जो पता नहीं कहाँ से आएगा, उस कोट को आपको अच्छा आंसर लिखना है। तो दैट एप्लीकेशन 3 हिस्सों में एक्चुअली पेपर आता है। द नॉर्मल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन बनते हैं, देन द सेकंड पार्ट इज जो कोट्स या फिलोसफी में से क्वेश्चन आते हैं, देन देयर इज द केस स्टडीज। तो तीनों की अपनी अपनी एक अलग अप्रोच है, तीनों पार्ट्स की, तो वो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप पेपर लिखेंगे या जब आप पेपर एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्या करना है मैं बताता हूँ। नॉर्मली बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स का अपना अपना अलग अलग एक तरीका है पेपर को अप्रोच करने का, बट देयर इज सम स्टैंडर्ड मेथड एज वेल। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ JKPSC में इवैल्यूएशन का मेथड कभी कभार ना स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है और किसी को समझ में नहीं आता है, तो उस चीज़ के साथ डील करना, सिंस देयर इज मोर अनसर्टेनिटी विद द सिस्टम इटसेल्फ, तो हमको उसी हिसाब से अपने आप को डालना पड़ेगा। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि वी नो कि यार पेपर्स जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होते हैं, देन दे आर बीइंग, उनको इवैल्यूएट किया जाता है। हमको भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर मेरा पेपर किसी इवैल्यूएटर के पास जाता है जिनकी एवरेज मार्क्स देने की वो लेस मार्क्स देते हैं कंपैरेटिवली दूसरे इवैल्यूएटर से, तो एटलीस्ट जब वो लेस मार्क्स भी मैं उस अपर वाले ब्रैकेट में रहूं, उतना मैं अच्छा लिखूं। अगर थोड़ी सी खराबी हो जाएगी तो आई विल गो बैक। अगर एक इवैल्यूएटर का एवरेज मार्क्स 90 है तो मैं भी 95 या 100 के आसपास टच करूं। एक इवैल्यूएटर का 120 एवरेज होता है तो सब में 125, 130 नंबर आते हैं। ये डिफरेंस है। तो कहीं नहीं वो 20 नंबर, आप 40 नंबर पीछे ना चले जाओ, इसलिए आपको वो 100 वाले ब्रैकेट में रहना जरूरी है। खराब इवैल्यूएटर के पास भी आपका पेपर गया तब भी आपको एटलीस्ट खराब लोगों में से अच्छे नंबर आ जाए। दैट्स माई पॉइंट। दैट्स हाउ वी अडॉप्ट विद द सिस्टम दैट इज देयर। चेंज नहीं कर सकते बट वी कैन अडॉप्ट विद इट। दिस इज माई एडवाइस टू यू। तो लिखना ऐसे है कि आपका पेपर एकदम क्लियर हो, आपके आइडियाज क्लियर हो, आप जो लिखना चाहते हो वो एकदम क्लियर हो, शॉर्ट हो और क्रिस्प हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अवॉइड मोनोटोनी इन आंसर्स। आपके हर आंसर एक जैसे नहीं होने चाहिए, एक जैसे स्ट्रक्चर से नहीं होने चाहिए, थोड़ा चेंज लाओ, स्कीमेटिक्स डाल दो, थोड़ा एस्थेटिक्स पेपर का अच्छा करो, ताकि इवैल्यूएटर जब उसको पढ़े तो उसको अच्छा लगे, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं दैट वे। क्योंकि आपकी जजमेंट, आप एज एन इंडिविजुअल जज होते हैं बाय योर पेपर। यू आर बीइंग जज्ड बाय द पेपर कि इसके थॉट प्रोसेस क्या है, ये कैसे लिखता है, ये कितना जानता है, बाय द आंसर यू हैव रिटन। सो अकॉर्डिंगली थिंक जब भी आप आंसर लिखोगे। This was the advice to you all guys. So we'll start with this particular polity and governance wala section. We have selected 23 topics here. 23 topics we have selected और हम इन 23 topics के major ideas को discuss करेंगे. So moving fast, सबसे पहला we have got which is द कोऑपरेटिव्स। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पहली चीज है कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव्स हैज गेन्ड वेरी मच प्रोमिनेंस सिंस अ सेपरेट मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन वाज मेड। तो तब से लेके अब तक देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन कोऑपरेटिव सेक्टर इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हमको करना क्या है, कोऑपरेटिव्स के बारे में थोड़ा आइडिया जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स वाज सेलिब्रेटेड इन 2025 और कोऑपरेटिव सेक्टर को अच्छी खासी बैकिंग हो रही है अभी सरकार की तरफ से भी, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उस सेक्टर में। तो ये यहाँ से ये एरिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं कोऑपरेटिव सेक्टर या कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से फंक्शन करते हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, इनका आइडिया हमको होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स आर डेमोक्रेटिक मेंबर एंड कंट्रोल, members economic participation, autonomy and independence, education, training and information, cooperation among the cooperatives, inter-cooperative cooperation, concern for the community, and voluntary and open membership. Membership open होती है, they are voluntary in nature. इंट्रा कॉपरेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, ठीक है, कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स के आधार पे कोऑपरेटिव्स बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट। देन रिसेंटली अभी एक 2025 का जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जा रहा है। सिमिलरली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस ईयर जो हम कोऑपरेटिव्स का ईयर मना रहे हैं उस क्यों मना रहे हैं, देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स, अवेयरनेस रेज करना लोगों में, कोऑपरेटिव्स की इंपॉर्टेंस लोगों को समझाना कि कोऑपरेटिव्स क्यों ज़रूरी है, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स आर देयर। देन वी हैव गॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया में कोऑपरेटिव्स का क्या स्टेट है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तरीका बन सकते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो इंडिया में कोऑपरेटिव्स की स्टेट क्या है, किस तरह से इंडिया में कोऑपरेटिव्स फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, इस एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती है, ठीक है। इंडिया होल्ड्स 27% ऑफ वर्ल्ड्स कोऑपरेटिव्स, 20% ऑफ इंडियंस आर पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स, कहीं ना कहीं 20% आबादी हमारी कोऑपरेटिव से जुड़े है। तो टोटल 27% ऑफ वर्ल्ड्स कोऑपरेटिव्स, इंडिया का हिस्सा इस 27%, जितने भी वर्ल्ड के कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है। अलग अलग 3 तरह के कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं हमारे पास, हाउसिंग, डायरी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटीज, पैक्स जिनको हम कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लीडिंग स्टेट्स कौन कौन सी है हमारे कंट्री में। 50% ऑफ टोटल कोऑपरेटिव्स एग्जिस्ट इन महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ओनली दी 50% कोऑपरेटिव सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट्स में। वेरी स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव्स इन आवर कंट्री। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि रीजंस बताओ। दो आवर इंडिया constitutes 27% of world's overall cooperatives, but in our country cooperatives are still skewed in terms of the distribution, since 50% of cooperatives are localized in those 5 states only. तो इसके रीजंस बताओ या क्रिटिकली एग्जामिन, या ऐसा कुछ आपको इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उसको आंसर किस तरह से लिखना है, तो वहाँ पे आप पहले कोऑपरेटिव्स को डिफाइन करेंगे, कोऑपरेटिव क्या होता है। उसके बाद आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है, थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देन यू राइट द मेन पार्ट कि वाई आर दे लाइक द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, 97th अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ चेंजेस किए हैं कोऑपरेटिव्स के मामले में, ठीक है। तो दिस आर्टिकल 19(1)(c) was added in the fundamental rights. Similarly, directive principles में 43B को insert किया गया to promote cooperatives, and at the end part 9B में 243ZH to 243ZT for cooperative governance. इन सारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाई गई थी। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन लिस्ट में भी है, स्टेट लिस्ट में भी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या क्या है हमारे पास, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, देन वी हैव गॉट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, एंड देन वी हैव गॉट हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हियर, एंड फाइनली द मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल, ठीक है। तो दे कम अंडर द RBI रेगुलेशन अंडर 2 लॉज, एक तो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट एंड बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव्स कैसे हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले सोशल कोहेजन, आपस में लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी हैव गॉट एम्पावरिंग सोसाइटीज, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, ठीक है।
तो इंडिविजुअल थोड़ा एम्पावर्ड फील करता है बीइंग पार्ट ऑफ एनी कोऑपरेटिव, राइट. Thirdly, we have got promoting financial inclusion. Since cooperatives have credit system और economic system of their own, तो कहीं ना कहीं ये individual जो उसका part है उसको भी help कर देता है economically. Financial inclusion, reduce wealth inequality. अब cooperatives का decentralized model होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे जो है जो inequality, income inequality है वो reduce हो जाती है, ठीक है. उसके बाद there we have got the challenges फेस्ड बाय कोऑपरेटिव. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है इसमें, गवर्नेंस के इश्यूज क्या है. इनमें गवर्नेंस इश्यूज है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ठीक है, जो मैकेनिज्म जो चल रहा है इट्स नॉट दैट गुड, ठीक है, तो इनको इनएफिशिएंट करार दिया गया. करार जो इनएफिशिएंसी इनमें ला लेता है, राइट. लिमिटेड रीच है क्योंकि मैंने बोला कि स्क्यूड है, सिर्फ 5-6 स्टेट्स में ही ये ज़्यादातर लोकेटेड है. तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर अनटच्ड बाय द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन आवर कंट्री, तो वो भी ज़रूरी है हमको समझना है, ठीक है. फंक्शनल वीकनेसेस, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स शॉर्टेज एंड ऑल, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें अभी सरकार भी सहकार से समृद्धि, तो मतलब ग्रोथ थ्रू कोऑपरेशन का एक मूवमेंट चला रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इसको चला रही है. तो ये एक बड़ा थीम है जिसको हमको लेके चलना पड़े. किसी भी आंसर में इसका इस्तेमाल होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सेकेंड थिंग, उसके बाद फिर सरकार ने क्या क्या स्कीम्स या क्या क्या पॉलिसी मेजर्स इस कॉन्टेक्स्ट में ले आए. उसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को हमने लाया. देन वी आर रनिंग अ पॉलिसी अंडर शाहकार से समृद्धि, एज आई सेड, ग्रोथ विद कोऑपरेशन, ठीक है. देन वी हैव बीन Multi-State Cooperative Societies Amendment Act 2023, strengthening the governance of cooperatives, bringing transparency in their system, ठीक है. And then there are other things as well, ठीक है. इसमें क्या क्या करना चाहिए हमको, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने हैं, लीगल रिफॉर्म्स करने हैं, ठीक है. अवेयरनेस लाना है लोगों में ताकि कोऑपरेटिव्स का हिस्सा बन जाए, एक मूवमेंट चलानी, ठीक है, एज एनविसेड बाय द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन. तो ये टॉपिक के बारे में जितने भी क्वेश्चंस का पॉसिबिलिटी है वी डिस्कस्ड. सिमिलरली वी हैव गॉट इलेक्शन कमीशन. रिसेंटली अभी इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी मच इन द न्यूज़, क्योंकि पिछले 1 साल से इलेक्शन कमीशन इज़ जस्ट हर हफ्ते में इसमें एक आर्टिकल आता ही आता था. तो यू एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम देयर एज वेल. पहले इसका अपॉइंटमेंट के बारे में जो इशू था, कैसे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, उसमें इट वाज एग्जीक्यूटिव एक्शन बिफोर, देन सुप्रीम कोर्ट केम इन. सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, तो फिर उसके बाद सरकार ने एक लीगल बैकिंग दी, एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जिसकी वजह से अभी जो एक्ट जो चल रहा है वो पार्लियामेंट ने अभी रिसेंट 2023 में बनाया. तो उस एक्ट के थ्रू ही जो इलेक्शन कमीशन जो है अपॉइंट हो जाता है. तो अब देयर आर इश्यूज इन द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स. अभी रिसेंटली बिहार में SIR जो लाइक सिस्टमिक इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटिंग लिस्ट, जो वोटर लिस्ट हो रहा है, SIR जिसको कह रहे हैं, अभी वो न्यूज़ में है, कोर्ट में भी केस चल रहा है SIR का. तो दैट आल्सो इज देयर. सो ECI इज क्वाइट इन न्यूज़, सो यू एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो एक तो सबसे इसमें 3-4 चीज़ें हमको देखना है. इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, अंडर विच आर्टिकल ECI इज फंक्शनिंग. उसके बाद जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 324 to 329. उसके बाद क्या क्या काम करता है, क्या क्या अपॉइंटमेंट्स किस तरह से होती हैं, ये सारी चीज़ें. उसके बाद फंक्शंस क्या है, किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करता है अंडर RPI एक्ट 1950, 1951, ये सारी चीज़ें, ठीक है. प्लस जो प्रोविजन जो अभी रिसेंट एक्ट बनाया गया था अंडर जिसको कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, जिसमें अपॉइंटमेंट का प्रोसेस पूरा हमारे पास दिया गया है. इस चीज़ को पढ़ना है, यहाँ से में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. एंड देन वी हैव गॉट द इश्यूज इन द सिस्टम, उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, इलेक्शन कमीशन. हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो आई विल जस्ट टच द टॉपिक्स एंड टेल यू द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट कैन कम अप. जैसे इसमें अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम है, फंक्शनिंग में कुछ इश्यूज है, वो हमको आइडेंटिफाई करके वहाँ लिखने हैं. जैसे MCC का प्रॉब्लम है, ECI का मैंडेट
दो कंडक्टिंग इलेक्शंस, तो लेकिन इसके पास कैपेसिटी की कमी है, ठीक है, क्योंकि इस पे कुछ इश्यूज भी आए महाराष्ट्र में, वोटिंग, महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में कुछ चेंजेस, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे बात हो रही है। सिमिलरली बिहार में एसआईआर हो रहा है, तो वहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। देन वी हैड इशूज प्रीवियसली इन द ईवीएम्स एज वेल, तो ईवीएम्स पे भी सवाल खड़ा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ईसीआई का इंपॉर्टेंस ईसीआई इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन आवर कंट्री, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसकी फंक्शनिंग में और इश्यूज क्या है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में इस पे आप पॉइंट्स रेडी रखो। देन वी हैव गॉट द नेक्स्ट थिंग दैट इज फ्रीबीज इज अनदर टॉपिक विच इज देयर। अभी फ्रीबीज इट्स गोइंग ऑन, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आ ही रहे हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज में, तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या हो रहा है ना कि जितनी भी पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, तो वो फ्रीबीज इलेक्शन मैनिफेस्टो में अनाउंस कर देती हैं, हम ये करेंगे, फ्री ये देंगे, फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे, टू विन द इलेक्शन, टू जस्ट टू कम इन टू द पावर। तो वो इसके जो है, जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है वो उनको नहीं देखते हैं। अल्टीमेटली ये स्टेट एक्सचेकर पे कैसे एक इम्पैक्ट लाता है in terms of the negative effects it creates into the economy of a state, तो वो चीज़ें के कॉन्टेक्स्ट में ही फ्री बीज न्यूज़ में रहा। बहुत लोग इसके खिलाफ हैं कि भाई फ्री बीज नहीं देने हैं, या फ्री बीज अगर दो वी आर सोशलिस्टिक, वी आर फॉलोइंग ए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, बट फ्री बीज आर मच मोर, फ्री बीज बहुत आगे जाता है उसको, ठीक है। तो वो कॉन्टेक्स्ट, वो डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, वो इट्स देयर कि चैरिटी अप्रोच, वेलफेयरिज्म के अप्रोचेज, जो वेलफेयर स्टेट हम चला रहे हैं अभी भी, क्योंकि स्टेट स्कीम चल रही हैं, फ्री नो हाउसिंग स्कीम्स हैं, राशन स्कीम्स हैं, राइट टू वर्क है, लाइक वी हैव गॉट मनरेगा देयर, we have got free housing schemes there, we have got free insurance, free medical facilities. So that is what the approach of our welfareism is. ठीक है, that's a constitutional duty every state has to follow, every government has to follow, but the free buys are like is a step higher to it, which creates a problem into the finances of the state, क्योंकि already there are a lot of issues with the state finances, तो freebies have created more impact to that problem, ठीक है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी इस मामले में है, इनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। सुब्रमण्यम बालाजी, या कोर्ट्स के पास केस चले गए, कोर्ट्स ने इनके मामले में इंटरफेयर करने को इनकार कर दिया, बोले सरकार का काम है, इट्स देयर विश, अगर वो चाहते हैं कि फ्री बीज दें देन दे हैव टू मैनेज देयर ओन फाइनेंस एंड ऑल, दिस नॉट आवर जॉब, गवर्नमेंट्स विल डिसाइड, ठीक है। तो दो कोर्ट वाज राइट, बट या अगर हम प्रूडेंस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, फ्री बीज आर वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ही ये सवाल यहाँ से आ सकता है। इम्पैक्ट ऑफ फ्रीबीज, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा समझ जाएंगे, पॉजिटिव वेलफेयरिज्म एंड नेगेटिव वेलफेयरिज्म, नेगेटिव फ्रीबीज या पॉजिटिव, जो इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम इसको लिखना है, सबसे पहले बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, किसी को 1000 रुपये मिल रहा है ना, ऐसा चेक मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, तो उसका वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल हो रहे हैं, किसी को लैपटॉप मिल रहा है, किसी को टीवी मिल रहा है, ऐसे गवर्नमेंट्स दे रही है, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक नीड्स हैं उनकी फुलफिल हो ही रही है। सिमिलरली addresses social and gender disparities, कि most of the freebies announced in election manifestos of the political parties, वो women को ज़्यादा no, they are there to attract the women gatherings, the women does have a sense of economy, तो उनको पता है कि women के नाम पे पैसे अगर हम दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरे घर में इस्तेमाल हो जाते हैं, तो वहाँ से एक जेंडर इक्वालिटी की भी अब बात हम कर सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। देन वी हैव गॉट इंक्लूसिव एंड सोशल मोबिलिटी एज वेल, पैसा आता है तो थोड़ी सी मोबिलिटी आ ही जाती है, इट्स वेरी मच कॉमन सेंस, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल बर्डन, जो स्टेट्स, क्योंकि मैंने अलग इलेक्शन मैं अगर पार्टी हूँ, इफ आई एम रनिंग इनटू एन इलेक्शन, तो आई अनाउंस कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हम तब को पता नहीं होता है ना स्टेट फाइनेंसेस का क्या हाल है, बट देन इफ आई एम इलेक्टेड, आई एम नाउ रूलिंग द स्टेट, आई एम इन पावर, तो फिर समझ में आता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द फाइनेंसेस, देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल बीइंग इन दैट, वाइल स्टेइंग इन दैट चेयर, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो फ्री बेस कैन नॉट बी द सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी नहीं है किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए फ्री बीज आर नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। एक सिस्टमिक अप्रोच होता है वेलफेयरिज्म का, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, जैसे मनरेगा इज देयर फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड इट्स एक्चुअली वर्किंग, it has created a significant change
इन द रूरल इकोनॉमी एज वेल, या अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज किया, ठीक है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। एंड देन वी हैव गॉट पंचायत का स्टेटस जो है, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू द स्टेट, टू द पंचायत इन स्टेट्स। नॉर्मली इंडिया में जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद जो पंचायत का जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, पंचायत दो दे आर वर्किंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली in each and every part of our country, but there are some issues regarding to their finances. अगर finances इनके अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं इनकी functionality पे impact हो रही है। तो वो finances का problem क्यों है, कैसे है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवोल्यूशन टू पंचायत एंड स्टेट्स रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट आई हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट के मुताबिक top 3 states in devolution are Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Again, the states lying in the southern part of our country, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Lowest जो devolution है जिन एरियाज में हो रहा है, there are some UTs and states, Dadra and Nagar, Daman and Diu, Puducherry and Ladakh. Devolution has increased from 39% to 43%, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी एनहांसमेंट टू कंपोनेंट ऑफ इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 44% टू 54.6%। अब ये डेटा याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करोगे विद दिस डेटा। अगर डेटा नहीं होता है आपके आंसर में या आपके आर्ग्यूमेंट में तो उसकी जस्टिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा जनरल सा लगता है। तो अगर जनरल सा आंसर लगता है तो फिर मार्क्स भी उसी हिसाब से हमको एवरेज मिलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स को हमेशा एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट्स जो भी आपके पास है उससे जस्टिफाई किया करें। सो दैट वे ये डेटा बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो पैरामीटर्स ऑफ किन किन पैरामीटर्स पे ये डिवोल्यूशन होता है पंचायत में, फ्रेमवर्क क्या है, फंक्शन कैसे कर रहे हैं, फाइनेंसेस किस तरह से हैं, फंक्शनरीज क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है। देन वी हैव गॉट दिस, ये इंडेक्स इन चीज़ों पे काम किया। तो अब इंडेक्स ने क्या बोला कि एक्चुअली हमको मेजर प्रॉब्लम जो है फाइनेंस का देखना है, इंडेक्स ने हमको ये जाहिर कर दी। अभी क्या है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अब डिवोल्यूशन या फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि सर्विस डिलीवरी अच्छी होती है, जो पंचायत के हाथ में जो चीज़ें हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारे पास 73rd 74th 73rd पर्टिकुलरली जो पंचायत के साथ डील करता है। वी आर मैंडेटेड टू डिवॉल्व फाइनेंसेस टू द पंचायत एंड मेक देम फुली फंक्शनल, तो वो चीज़ भी पूरी होगी। सिमिलरली ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वेरी बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गांव में से डेवलपमेंट, ग्रास रूट से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग फिस्कल रिलेशंस, फिस्कल हेल्थ ऑफ PRIs, ठीक है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है 243G to 243D, इनको ज़्यादा याद डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई मसला नहीं। बट मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिगार्डिंग टू, जो मेजर प्रोविजंस है रिगार्डिंग टू पंचायत, वो उनका आइडिया होना बहुत ज़रूरी, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और रिकमेंडेशंस, कुछ कुछ चीज़ें जो हमने क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं उसको आइडिया होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ कम अप रिसेंटली, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा, दैट इज़ द वक्फ अमेंडमेंट बिल विच वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिसेंटली। तो उस वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या क्या चेंजेस है, तो उनका आइडिया होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर आइडिया, दो इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बट आप 5-6 मोटी मोटी थीम्स पकड़ लो एंड यू जस्ट हैव टू राइट योर आंसर ऑन देम, कि 5 से 6 पॉइंट्स मेरे को अच्छे से आ गए तो मेरा आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, वक्फ बिल पहले कैसी थी, उसके बाद जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई उसमें क्या क्या चेंजेस हो गई, उन चेंजेस को याद रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वक्फ के मामले में इज़ द क्वेश्चन। सिमिलरली देयर इज़ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी में देयर आर इश्यूज, कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए जुडिशरी को। अभी देयर वाज अ केस गोइंग ऑन, जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो एक जज थे उनके घर पे पैसे पाए गए, देयर वाज फायर इंसिडेंट हो गया और जब वहाँ लोग चले गए तो उनके क्वार्टर्स में से पैसे निकले, कैश निकला। तो अभी रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट ने उस पर बात की, नाउ गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इनिशिएट द मोशन इन द पार्लियामेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर जज, जस्टिस वर्मा केस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जजेस की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाए,
क्या क्या इश्यूज हैं जुडिशरी में ओवरऑल, ठीक है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर किस तरह से प्रोसेस या जो रिमूवल का प्रोसेस है वो कैसे इनिशिएट किया जाता है, ठीक है, अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट, प्लस क्या क्या तरीका है इनको इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, ठीक है। सिमिलरली दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बेंगलुरु रूल्स फॉर जजेस जो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। देयर आर सम रूल्स दैट वर बीन मेड जिनको बेंगलुरु रूल्स कहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी। बेंगलुरु प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, बेंगलुरु प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, ये क्या था? अगर आप आंसर में लिखते हैं तो इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर्स। नॉर्मल चीज़ें तो सब लिखेंगे ही, अगर आप इस तरह से कुछ लिखते हैं जो बहुत सारे कम लोगों को पता है, यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स ऑन दैट, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंस कैसे उनको की जा सकती है, इंटेग्रिटी क्या है, बिहेवियर एंड conduct of judge must reaffirm the people's faith in the integrity of the judiciary। ये प्रिंसिपल, इक्वालिटी का प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जज कुछ भी बोल दे उस सीट पे बैठ के, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली प्रॉपरिटी होना चाहिए, प्रॉपरिटी होनी चाहिए उसमें। देन इम्पार्शियलिटी एज वेल। सो कंसर्न्स रिगार्डिंग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अब जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाना है, एट द सेम टाइम वी विल हैव टू इंश्योर कि उनकी इंडिपेंडेंस पे कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। तो वीरास्वामी केस इन दिस कॉन्टेक्स्ट कम्स इन। वीरास्वामी केस वाज अबाउट जजेस को जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डाल दिया जाए कि नहीं डाल दिया जाए। देन देयर वाज अ रूलिंग इन दैट केस, पर्टिकुलर केस, हाँ, जजेस आर द पब्लिक अथॉरिटी, बट बिफोर इनिशिएटिंग एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, CJI का कंकरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, विच कहीं ना कहीं उनको इम्यूनिटी, जिसके तहत उनको इम्यूनिटी मिल गई करप्शन केसेस में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं, टू इंश्योर कि एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इन जुडिशियल इंडिपेंडेंस विज़ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। दोनों चीज़ों को होनी है। वो लाइन, जो फाइन लाइन है, वो सटल डिफरेंस है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी। कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे एनजैक को स्ट्रक डाउन किया था, उस तरह का कुछ निज़ाम फिर से लाया जाए, एक सिस्टम फिर से लाया जा सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ इम्पीचमेंट को, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे पास है, उसको थोड़ा सॉफ्ट किया जाए ताकि जजेस भी थोड़ा डरे, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बट मैं आपको टॉपिक्स के थीम्स और कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली वी हैव गॉट संसद बासिनी इनिशिएटिव, एक नया इनिशिएटिव है जिसमें लोकसभा एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीड टू डेवलप संसद बासिनी इनिशिएटिव फॉर AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस। अब पार्लियामेंट में देयर आर पीपल फ्रॉम, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट स्टेट्स। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम हुआ है। बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जिनको हिंदी नहीं आती है, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी स्टेट लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो बाद में पार्शलिटी की भी बात हो रही थी। तो इस संसद बासिनी इनिशिएटिव से वो कहीं ना कहीं वो इश्यूज दूर हो जाएंगे, ताकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छे से बनाया जाए, पार्लियामेंट में भी सबको अपनी बात रखने का मौका मिले अपने तरीके से, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स, इंडिया में फ्री स्पीच का रोल क्या है, ठीक है। फ्री स्पीच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो अभी चीज़ें हो रही है ना, आउटसाइड भी, इंडिया में भी, कंट्रीज़ में कैसे फ्री स्पीच को मेंटेन किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ कितनी तरीके से इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर रही है इंडिया में, कितने आसानी से वो कर रही है, कितना मुश्किल हो रहा है, ये सारी चीज़ें के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये असेंट टू द स्टेट बिल्स। स्टेट गवर्नर का रोल हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन द न्यूज़। गवर्नर्स का कुछ इश्यूज होते हैं, अगर अपोजिशन पार्टीज आर देयर इन पावर इन स्टेट्स, तो स्टेट एंड सेंटर के बीच में जो इश्यूज रहते हैं, रोल ऑफ गवर्नर कम्स इन। तो अभी रिसेंटली वी हैव सीन इश्यूज इन द तमिलनाडु, इश्यूज इन केरला, इश्यूज इन नॉर्थ ईस्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इश्यूज इन पंजाब एज वेल। अभी केस हुआ था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्स के एसेंट को लेके बात की थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है।
रोल ऑफ गवर्नर को फिर से न्यूज़ में है, तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक क्वेश्चन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आ सकता है। तो रोल ऑफ गवर्नर अगेन कि किस तरह से रोल ऑफ गवर्नर, क्या क्या इश्यूज हैं अभी, या सुप्रीम कोर्ट के जो अभी रिसेंट रूलिंग हुई है स्टेट ऑफ गवर्नर वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के केस में कोर्ट ने क्या कहा, और उस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई अपनी उस डायरेक्शन से, जहाँ पे उसने जो गवर्नर बिल्स अगर वो स्टेट असेंबली ने पास की है, गवर्नर के पास चली गई हैं, गवर्नर फिर से उनको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है, स्टेट गवर्नर ने फिर से उनको एज इट इज़ पास किया, देन दिस बिल्स आर बीइंग सेंट टू गवर्नर, उनको रिजर्व प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन के लिए नहीं रख सकता, या अगर उसके पहले उनको गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर सेम एज प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनके टाइम लिमिट को, जो है बिल्स पे असेंट करने का टाइम था, उसको कर्व किया और इंश्योर किया कि वो अकाउंटेबिलिटी रहे। ठीक है, पार्लियामेंट में या जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी विच इज़ देयर, यहाँ कोई नोबडी इज अबव द रूल ऑफ लॉ, डिस्क्रिशन आप इस्तेमाल कर सकते हो बट देयर आर लिमिट्स टू इट, दिस इज व्हाट कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड। तो वो सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट, मैंने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझाया आपको, पढ़ना आपको ये सारा चीज़ खुद है, बेसिक थीम्स, बेसिक पॉइंट्स आप इसमें से पढ़ लो, ठीक है, ताकि आप सबको क्लियर आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट थिंग विच इज़ देयर, ये पूरा एक स्कीम है, गवर्नर का प्रॉब्लम क्या, एक्शंस का क्या है, किस तरह से प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ देयर, रोल ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, किस तरह से वो काम करता है, स्पीकर किस तरह से काम करता है। दीज आर सम इंस्टीट्यूशंस वेरी इंपॉर्टेंट जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। हम बेसिक थीम्स तो पढ़ लेते हैं बट ऐसे क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक्स को हम रिवाइज नहीं करते हैं, समझते हैं कि लिख लेंगे, बट कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो ये एक न्यूज़ में था, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज कास्ट सेंसस, अगेन द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक लास्ट ईयर, अभी तक भी कास्ट सेंसस इज गोइंग ऑन। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है सब कैटेगराइजेशन मामले में। सिमिलरली इसमें सरकार ने भी कहा कि नहीं, सब कास्ट सेंसस होना चाहिए। अभी जो रिसेंट नया सेंसस आने वाला है उसमें कास्ट इन्यूमरेशन भी होगा। ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ने ये काम कर भी दिया है, ठीक है, बिहार ने पहले किया था। बट द प्रॉब्लम इज कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, कास्ट सेंसस से जो हमारा जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हुआ है, कहीं ना कहीं जो रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट, क्या वो ज़्यादा होगा, किस तरह से वो एम्पलीफाई होगा। सब कैटेगराइजेशन ऑफ जो कास्ट या कास्ट से किस तरह कास्ट सिस्टम है सच को इम्पैक्ट करेगा, या कास्ट सिस्टम से वेलफेयर डिलीवरी में कितनी मदद हो जाएगी। ऐसे थीम्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और ओवरऑल इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए ताकि आप उसको लिख सकें। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द सेंसस। ओवरऑल से अभी जो रिसेंट कास्ट सेंसस एक ही बार हुआ है, इससे पहले इट्स हैपनिंग इन द सेकंड टाइम नाउ इन दिस, जो कास्ट सेंसस अभी जो आने वाला है, जो हमारा सेंसस 2026-2027 में आएगा। नीड फॉर कास्ट सेंसस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ठीक है, देन वी आर ग्रुप्स आर्ग्यू दैट क्लेम्स रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, इट हैज़ बीन वेरी स्क्यूड, सम कास्ट ग्रुप्स हैव गेन टू मच एंड सम कास्ट ग्रुप्स हैव रिमेन बिहाइंड। तो वो चीज़ को, वो गैप्स को फिल करने के लिए कास्ट सेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन अगेन socialist and secular terms in the preamble which were added by the 42nd Amendment Act during emergency. अब इनकी significance क्या है? Are we really socialist? Are we following the socialism? Is India a secular country? किस context में secular है हम? Why these were terms they were added by? Why these terms were not added by the Constituent Assembly itself? क्या क्या issues हैं? तो ये सारे context को हमको पता होना चाहिए। इंडिया का जो इथॉस है, इट्स क्या बोल, इट्स implicitly it is secular. India has always been secular. That's why there are too many caste groups, too many religious groups, linguistic groups existing within the same framework. ठीक है, it's because of this existing of diversity is because of being secular. अगर आप secular नहीं थे तो ये diversity exist कभी कर ही नहीं सकती थी। तो इंडिया का जो इथॉस है, that is more secular.
सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ने उस आइडिया को सीमेंट किया बस, ठीक है। इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इस टर्म को मेंशन करना क्यों जरूरी था? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस टर्म को उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रेम्बल में डाल देती, ये डिबेट ही नहीं होती, खत्म होता मामला। बट ये डिबेट इज देयर। क्या हम सेक्युलर नहीं थे? ये टर्म हमको डालनी पड़ी। अगर थे तो किस तरीके से थे? इस टर्म से क्या इम्पैक्ट हो गया, क्या चेंजेस आ गई, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास क्लैरिटी होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। तो सिंस दे वर इन द न्यूज रिसेंटली, नाउ वी हैव गॉट प्रेम्बल को किस तरह से अमेंड किया गया, कब कब अमेंड किया गया, उन अमेंडमेंट से क्या पॉजिटिव चेंज आ गई, क्या नेगेटिव इश्यूज आ गए, है ना। इन सारे कॉन्टेक्स्ट से हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। दीज आर द थीम्स जहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वी हैव गॉट एनजीओज। ऑलवेज गवर्नेंस में एनजीओज का रोल, एनजीओज का किस तरह से, अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस भी लाई गई एनजीओज के एफसीआरए एक्ट में, पीएमएलए एक्ट में। तो उन एक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में एनजीओज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरह से एनजीओज फंक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको आइडिया होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, तब क्वेश्चन नहीं पूछा गया था लास्ट मेंस में, मे बी इस साल इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब इस एक्ट, दिस एक्ट हैज़ ऑलवेज बीन इन न्यूज़ एंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एस्पिरेंट to understand. This is what is the core of our the accountability which is there in the system. तो RTI has created significant differences in that. तो वो क्यों है, कैसे है RTI, कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या चेंजेस लाई गई RTI एक्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में दिस हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। अगेन देयर वर टॉक्स अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। एक टाइम पे ऐसा होता था इंडिया में इनिशियली, एक बारी स्टेट इलेक्शंस भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस भी एक साथ ही होते थे। फिर ओबियसली चेंजेस आ गई, अपने कुछ स्टेट्स ने या कुछ अपने मुद्दत पे टाइम ख़त्म नहीं किया, तो वो एक चेंज हो गया, तो एकदम से बढ़ गया। तो इंडिया में इलेक्शंस इज़ अ फेस्टिवल। तो वी आर ऑल इट इज़ सेड दैट कि वी आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड, हमारी गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। आज यहाँ नहीं तो कहीं और इलेक्शन चल रहे हैं, फिर वहाँ नहीं तो कहीं और इलेक्शन चल रहे हैं, तो साल भर कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहते हैं। अब इलेक्शन प्रोसेस एक बड़ा टाइडियस प्रोसेस है, तो इसको मैनेज करना, रिसोर्सेज डिवॉल्व करना, सारी चीज़ें करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक इथॉस का बेस है, यहीं से डेमोक्रेसी हमारी जिंदा है सिंस इलेक्शन देयर। तो अब इस पूरे सिस्टम में हम इसको चेंज लाने की बात कर रहे हैं, एक साथ में ही सारे इलेक्शंस हो जाए, सारे स्टेट्स के भी और यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी। तो उसमें किस तरह से चेंजेस आ सकती है, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए? हाँ, कि अगर ये नहीं होना चाहिए तो क्या आर्ग्यूमेंट्स आपके पास हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए? तो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलग अलग कमिटीज़ का रोल है इसमें, कुछ लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए कभी, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लॉ कमीशन ने क्या बात की, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास हैंडी पॉइंट्स होने चाहिए। अगेन देन द यूएपी एक्ट, जिसको अभी लास्ट ईयर इसको अमेंड भी किया गया था यूएपी एक्ट में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। किस इंडिविजुअल को डिक्लेयर टेररिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये हैज़ यूएपी एक्ट से क्या पॉजिटिव चेंजेस आ गई हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को या टेररिज्म को रोकने में क्या क्या मदद की है इस एक्ट ने, पर्टिकुलरली इन द स्टेट्स ऑफ जहाँ पे ये ट्रबल हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमको पता होना चाहिए। साथ साथ में पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता है, तो उसके भी थोड़ा हमको बेसिक्स का पता होना चाहिए, किस तरह से वो फंक्शन करता है, क्या क्या प्रोविजंस उसमें है, और इसमें भी प्रोविजंस का हमको पता होना चाहिए। सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये कास्ट सेंसस की भी कास्ट सेंसस में, और इसमें ये मिला के आप एक टॉपिक पढ़ लेना और 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स अपने पास रख लो and expect a question on this. Then we have got the new topic, that is lateral entry into civil services. सिविल सर्विसेज में क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, हार्ड एंड सॉफ्ट जो एरियाज थे सिविल सर्विसेज पोस्टिंग में जो होता था, एक 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था शायद। तो मे बी लेटरल एंट्री पे इस बार क्वेश्चन पूछा जा सके कि लेटरल एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में,
किस तरह से होनी चाहिए, या कितनी पॉसिबल, या क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं हम लेटरल एंट्री से, वो सारी चीज़ें उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके पास 5-5 हैंडी होनी चाहिए हाथ में। आप क्वेश्चन आ गया, आप बस लिख रहे हैं। और ये हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेटरल एंट्री वाज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड बाय द पीपल कि एक इसके खिलाफ एक आर्गुमेंट लोगों ने ये भी बोला कि दिस सिस्टम इज देयर टू बाईपास द रिजर्वेशन सिस्टम दैट इज एग्जिस्टिंग इन द जो ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसेस है हमारे पास अभी, जो यूपीएससी एग्जाम करता है, जहाँ से ब्यूरोक्रेसी में इंडिविजुअल अंदर चला जाता है, सरकार का हिस्सा बनता है, बट वो उसमें रिजर्वेशन सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस। तो इट वाज यूपीएससी और गवर्नमेंट्स वर एक्यूज्ड ऑफ, नॉट यूपीएससी इटसेल्फ बट द गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ कि आप जो है लेटरल एंट्री से उस पूरे सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं, रिजर्वेशंस को, ये सारी चीज़ें जो है उनको बाईपास करके आपने लेटरल एंट्री लाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, वो सारे इश्यूज थे, और कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करना है, तो आपके पास भी इसमें पॉइंट्स होने ही चाहिए। एंड लास्टली, द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन द न्यूज़। पिछले 2 साल से तो बड़ा न्यूज़ में चल रहा है। उत्तराखंड वाले केस में उत्तराखंड ने जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, गोवा में जैसे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी मच देयर इन द न्यूज़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है इसकी, तो आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, क्या क्या इश्यूज़ हैं इसमें, लाने में क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं, इस नोट को आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपके पास वो सारे इन्फॉर्मेशन हमेशा रहेगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो एक टॉपिक हमारे पास है मेंस में, पर्टिकुलरली पॉलिटी में, जहाँ पे कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक मेंशन टॉपिक है। तो इस बार इंडिया एंड फ्रांस हैव बीन क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, तो हमारे पास इंडिया और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हाथ में होना चाहिए। क्या क्या डिफरेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरह से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, इंडिया का कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें 5-6 पॉइंट्स इसमें याद रखो, यू आर डन। So we will send this PDF in the group in our app। हमारे वहाँ पे जो मटेरियल वाला सेक्शन होगा, आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ में ये लेक्चर हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे, ताकि जो भी और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी काम आएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ना चाहेंगे, जो हमको पढ़ना ज़रूरी है अगले आने वाले मेंस के लिए। दिस वॉज फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। टुमारो वी विल कम अप विद ज्योग्राफी वाला पार्ट, एंड देन IR, एंड देन इथिक्स, एंड जो भी जैसे एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं, या साइंस एंड टेक में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि ओवरऑल मेजर पार्ट्स ऑफ सिलेबस जो है वो हम कवर करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। थैंक यू वेरी मच। इसका PDF सबको मिल जाएगा, इट विल बी देयर इन द मटेरियल सेक्शन इन आवर ऐप, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।